अरे भाई भाभी आप दोनों आ गए। सनम ने मुस्कुराकर माफी और हया को देखते हुए कहा। खुश दिली से इनके पास आकर दोनों से मिली। कैसी हैं भाभी? सनम ने हया से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ तुम कैसी हो? हया ने मुस्कुराकर जवाब दिया और साथ में इसकी खैरियत पूछी। मैं भी ठीक हूँ, सनम ने कहा। मॉम डैड नहीं उठे सनम? मावी ने बैग से सोफे पे रखते हुए पूछा। आज संडे है, थोड़ा लेट उठेंगे। आप दोनों के लिए नाश्ता बनवाऊँ? साजदा आ गई है। सनम ने इन दोनों को देखकर पूछा। नहीं थैंक्स, मैं ज़रा थोड़ा रेस्ट करूँगी। हया ने मुस्कुरा कर कहा और सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने रूम में चली गई। गुड़िया तुम भी रेस्ट करो, मुझे एक रिपोर्ट करनी है, वापस आकर नाश्ता करूँगा। मावे सनम को बोलता हुआ रूम में आया तो हया कंफर्ट में छुपी हुई रो सो रही थी। उसने वार्डरोब से फाइल निकाली, गाड़ी की कीस लेकर घर से बाहर निकल गया। छुट्टी के दिन की वजह से नाश्ता सब लेट कर रहे थे। मावे थोड़ी देर पहले आया था। खिज़र और नाइमा से मिला। हया भी सोकर उठ गई थी। इन दोनों को सलाम करके चेयर खिसका कर बैठ गई। कैसा रहा तुम लोगों का ट्रिप? काफ़ी जल्दी वापस नहीं आ गए? हया को घुमाया फिराया भी तुमने? हया खिज़र ने नाश्ते के दौरान मावे से पूछा। डैड ये ऑफिशियल ट्रिप था, बाद में घुमाने फिराने ले जाऊंगा। मावे ने एक नज़र हया को देखकर खिज़र से बोला। अरे याद आया, 2 दिन से तुम्हें फुर्सत नहीं थी, वरना फ़ोन पर बता देते। सनम के लिए रिश्ता आया है, वो हर लिहाज से बेहतर है, इसलिए हमने इन लोगों को हाँ कर दी है। जानने वाले लोग हैं, लड़का भी अच्छा है। तुम और हया आजकल में जैसे टाइम मिले जाकर देख लेना। इसके बाद डिसाइड करेंगे कि मंगनी का फंक्शन कब रखना है। खजन ने माविया को पूरी तफसील से जवाब दिया। ऐसा कौन है जानने वाला, नाम पता बताएं। माविया ने एक नज़र सनम को देखा जो नीचे सर झुकाए नाश्ता कर रही थी। इसने चाय का सिप लेते हुए खिजर से पूछा। हादी नाम है, जैन के दोस्त बिलाल का बेटा, बहुत अच्छा है हर लिहाज से। सनम के साथ अच्छा लगेगा, इसलिए हमने रिश्ते के लिए हाँ कर चुके हैं। तुम दोनों मिल लेना जाकर, फिर मंगनी डिसाइड कर लेते हैं। खज़र बोले जा रहा था और माविया का ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। हैरत ज़दा तो अपनी जगह हया भी थी, मगर माविया का रिएक्शन देखकर वो अपनी हैरत भूल चुकी थी। खिज़र बोल रहा था और माविया का ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। हैरत तो अपनी जगह पे हया को भी हुई थी, मगर माविया का रिएक्शन देखकर वो अपनी हैरत भूल गया। माविया ने चाय का कप उठाकर ज़ोर से दूर फेंका। क्यों तय किया आपने ये रिश्ता? माविया को कप फेंकने पर खज़र जो बोल रहा था इसकी ज़बान को ब्रेक लगा और सनम ने नज़र उठाकर देखा। नाइमा ने तुम्हें 2 दफ़ा इस सिलसिले में कॉल करके बताने की कोशिश की थी, मगर तुम बिज़ी थे। लड़के में या इसके घर में कोई बुराई भी नहीं थी, मुझे हर लिहाज से मुनासिब लगा तो तय कर दिया। इसमें इतना हाइपर होने वाली कौन सी बात है? खिज़र को लगा माविया का रिएक्शन शायद इस वजह से है कि वो यहाँ मौजूद नहीं था और इसकी बहन का रिश्ता तय कर दिया गया है। खिज़र को माविया की सनम से अटैचमेंट का भी अंदाज़ा था। मैं बिज़ी था, गया हुआ था, मगर मरा नहीं था। आपने मेरे पीछे पूछे बिना वहाँ रिश्ता क्यों किया? माविया गुस्से में खिज़र की तरफ देखता हुआ बोला। माविया अपने डैड से तमीज़ से बात करो। नाइमा ने बीच में माविया को टोका। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसका इश्यू बनाकर तुम हंगामा करो। कह तो रहा हूँ मिलकर आ जाना हया के साथ। खिज़र ने हया की मौजूदगी का फिर भी लिहाज करके माविया को संजीदगी से कहा। डैड आप इन लोगों को रिश्ते से इनकार कर दें, मैं अपनी बहन की शादी वहाँ नहीं होने दूंगा किसी भी सूरत। माविया ने अपने लहजे को कंट्रोल में रखते हुए खिज़र से कहा। ये तुम बात किस लहजे में कर रहे हो? तुम मेरे बाप नहीं हो जो मुझे हुक्म दे रहे हो कि मैं रिश्ते से इनकार करूं, और ना ही अभी मैं मरा हूँ। फैसले के इख्तियारात मेरे हाथ में है, सुना तुमने? खिज़र भी अपनी जून में वापस आया और माविया को इसी के लहजे में समझाया। वहाँ मौजूद नाइमा, हया और सनम चुप करके इन दोनों को देख रही थी। नाइमा और हया के चेहरों पर हैरत और परेशानी थी, जबकि सनम की आंखों में नमी। डैड वो लड़का सनम के लिहाज से ठीक नहीं है, आप प्लीज़ इन लोगों को मना कर दें। खिज़र को गुस्से में देखकर माविया ने नरम पड़ते हुए कहा। सनम आंखों में नमी लिए हुए माविया को देख रही थी। क्या बुराई है इस लड़के में, बताओ मुझे? शराबी है, जवारी है, जानी है, पहले से शादीशुदा है, या उम्र दराज है, या कोई मोहलिक बीमारी का मरीज़ है? बताओ मुझे। अच्छा ख़ानदान है, पढ़ा लिखा है, खुश शक्ल है, खुश अखलाक है, छोटी फैमिली, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, अपना बिज़नेस है, और क्या चाहिए? खज़र ने हादी की खामियों का पूछा और फिर साथ ही इसकी खूबियाँ गिनवाई, जिस पर माविया और भी भड़क गया और टेबल पर अपने दोनों हाथ ज़ोर से मारकर गोया हुआ। पूरी दुनिया में एक वही लड़का नहीं रहेगा सनम के लिए आला खसूसियात का हामिल। ठीक है, आप नहीं करेंगे इनकार इस रिश्ते से, मैं खुद जाकर इन लोगों को मना कर दूंगा। माविया ने चेयर से उठते हुए कहा। माविया असल मसला बताओ, इस लड़के के साथ या इसके घर वालों के साथ वजह क्या है आखिर? मैं इनको ज़बान दे चुका हूँ और ज़बान देकर बगैर किसी ठोस वजह के इनकार नहीं करूँगा। तुम्हें शादी में शरीक होना है या नहीं, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम इन लोगों के घर गए या कोई भी तमाशा तुमने किया तो फिर तुम अपना हशर देखना।
खिज़र ने इसको वार्न करते हुए कहा, शादी तो नहीं होगी, ये तो तय है। माविया खिज़र को देखता हुआ अटल लहजे में गोया हुआ और गुस्सा भरी नज़र सनम पर डाली। कुर्सी को ज़ोर से लात मार के खुद वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने रूम में चला गया। इसका दिमाग दुरुस्त करो नाइमा, वरना मैं भूल जाऊँगा ये जवान औलाद है मेरी। खिज़र भी नाइमा को बोलकर अपने रूम में जा चुका था। नाइमा आज फिर अपना सर दोनों हाथों में थामे हुए बैठी थी। हया ने एक नज़र सनम को देखा, जो आँखों की नमी साफ करती हुई उठी और अपने रूम में चली गई। हया उठकर नाइमा के पास आई। आंटी आप परेशान मत हो प्लीज़। हया ने नाइमा को तसल्ली देते हुए कहा, परेशान ना हूँ तो और क्या हूँ। देखा तुमने आज बिला जब वजह का तमाशा लगा रखा कर गया है ये लड़का। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, मगर नहीं, जब तक घर में फसाद बर्पा ना हो सके सुकून थोड़ी ना मिलना है। नाइमा ने सर उठाकर आंसू साफ करते हुए हया से कहा, अच्छा आप दिल मत खराब करें अपना, मैं मावे से बात करती हूँ। हया ने नाइमा के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, तुम भी सोच रही होंगी कैसे तमाशे होते हैं इनके घर में। नाइमा ने हया को देखते हुए कहा, नहीं मैं सब कुछ नहीं सोच रही। वो ये नहीं कह सकी जिस घर में माविया मुराद जैसी औलाद हो वहाँ ये सब ना हो तो हैरत की बात है। आप जाएं, जाकर रेस्ट करें। हया ने नाइमा को उसी कमरे में भेजा और साजदा से बर्तन उठाने का कहकर अपने रूम में आ गई। माविया बेड पर बैठा हुआ सिगरेट के गहरे कश लगा रहा था। हया रूम में आई और उसके मुंह से सिगरेट निकालकर एस्ट्रे में मसली। इसकी हरकत पे माविया ने कहर आलूद नज़रों से हया को देखा। हया को अंदाज़ा नहीं हुआ ये जुर्रत इसने कितनी गलत वक्त पर की है। माविया जो कि पहले ही सुलगा हुआ बैठा था, हया की हैरत इसे मची सुलगा गई। माविया खड़ा होकर हया का बाजू मोड़कर कमर तक ले गया, जिससे हया के मुंह से चीख निकल गई। उठाओ सिगरेट का डब्बा और निकालो इसमें से सिगरेट। माविया ने गर्रा कर कहा। तकलीफ की वजह से हया ने फौरन सिगरेट का पैकेट उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाल कर माविया को थमाई। हाथ छोड़ो मेरा माविया प्लीज़। हया ने कराते हुए कहा, लाइटर उठाओ फौरन। हया की बात को इग्नोर करके इसने दूसरा ऑर्डर दिया। हया ने जल्दी से लाइटर उठाया। सिगरेट जलाओ। दर्द से हया की आंख में आंसू आने लगे। इसने फौरन माविया की बात पर अमल करते हुए लाइटर के शोले से सिगरेट जलाए। सिगरेट के जलते ही माविया ने इसका हाथ झटके से छोड़ा तो हया तड़प कर रह गई। तुम समझते क्या हो अपने आप को जंगली इंसान, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। हया ने दूसरे हाथ से अपना बाजू सहलाते हुए माविया को कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हशर ना बिगाड़ दूं, या तो रूम से चली जाओ या फिर अपना मुंह बंद रखो। माविया ने शहादत की उंगली उठाकर हया को वार्न करने वाले अंदाज में और खुद जाकर सोफे पर बैठकर दोबारा दोबारा स्मोकिंग करने लगा। वैसे इतनी तकलीफ किस बात पर हो रही है तुम्हें, जो बिला वजह में अच्छे खासे रिश्ते में अपनी टांग अड़ा रहे हो। अंकल सही तो कह रहे हैं, हादी हर लिहाज से अच्छा है, सनम खुश रहेगी। हया ने इसको मज़े सुलगाया। तुम बीच में मत बोलो, मेरी बहन के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। माविया ने घूरते हुए हया को देकर कहा, क्यों ना बीच में बोलूँ, इस घर की फर्द हूँ मैं। अगर तुम्हारे दिल में इस बात को लेकर शक है कि हादी है यहाँ रिश्ता मेरी वजह से जोड़ा, तो अपने दिमाग में आए हुए इस फतूर को दूर कर लो। वो इतना गिरा वो हरगिज़ नहीं है, और माविया मुराद तुम्हारी बहन के लिए कोई आसमान से शहजादा नहीं उतरेगा। हया की बातें चलती पर मजीद तेल का काम कर रही थी। रूम से निकलो, माविया ने चीखते हुए कहा। तुम अपने आप को समझते क्या हो माविया? तुमने मुझे मनमानी करके ब्लैकमेल करके हासिल किया, जबकि तुम्हारी बहन का इज्जत से रिश्ता आया है। ना कोई इस पे जबर किया जा रहा है और ना ज़बरदस्ती। शुक्र करो तुम्हारा किया हुआ तुम्हारी बहन के आगे नहीं आ रहा। हया के बोलने की देर थी माविया की बर्दाश्त खत्म हुई और जबड़े भींचकर उठा। हया का बाजू पकड़कर इसे रूम से निकाला और जोर से रूम का दरवाज़ा बंद किया। तुमने मुझे रूम से निकाला, अब मैं तुम्हें अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगी। हया ने बंद दरवाजे को देखते हुए कहा और सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे चली गई। माविया को इस बात का तो अंदाज़ा था, हया ठीक कह रही थी। हादी शादी के लिए हया के लिए नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए इसकी बहन को हथियार बना रहा था। माविया ने अपनी दोनों मिट्टियाँ जब से बंद की, हादी को इसकी कमज़ोरी का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं हादी मसूद। माविया ने बची हुई सिगरेट स्ट्रे में मसलते हुए सोचा, बताओ किसने हाल किया तुम्हारा, कौन आया था यहाँ पर? साहिर को होश में आते ही अवेश शराजी ने सवाल किया। कोई छोटे मोटे चोर उचक्का था, पैसे लिया लिया मुझे जख्मी कर गया। पट्टियों से जकड़े हुए सर और सूजे हुए मुंह के साथ साहिर ने बात बनाई। बेवकूफ़ समझा हुआ तुमने मुझे। कल रात तुम यहाँ पर किसी लड़की को लाए थे और चौकीदार को ड्यूटी से हटाया। घर में कोई नौकर भी मौजूद नहीं था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, या ना पुलिस और मीडिया एक्टिव है, तुम्हारे थोड़े दिनों के लिए अपनी मुश्किल तरक कर दो। इस वक्त तुम्हारी ज़रा सी गलती मेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, इस बात का अंदाज़ा है तुम्हें? अवैस शरेजी ने साहिर पर बिगड़ते हुए कहा, जब तक मुझे मेरा मनपसंद खिलौना नहीं मिलेगा मैं अपने मशगले तरक नहीं करूँगा। साहिर ने बेड पे बैठते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, किसकी बात कर रहे हो तुम? अवैस शराजी ने ना समझने वाले अंदाज में साहिर को देख कर पूछा।
सनम चाहिए मुझे बीवी बनाना इसे। साहिर ने संजीदगी से बाप को देखते हुए कहा, सनम कौन? अवेश शराजी ने साहिर से दरियाफ्त किया। एएसपी माविया मुराद की बहन, इससे शादी करनी है मुझे। साहिर ने अवेश शराजी को देखते हुए कहा, एएसपी माविया मुराद की बहन, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया साहिर? मैं अपने दुश्मन की बहन को अपने घर की इज्जत बनाऊंगा? तुमने सोच भी कैसे लिया? अवेश शराजी को बेटे की बात पर गुस्सा आया। सोच लिया डैडी, इसमें आपका ही फ़ायदा है। इसकी बहन हमारे घर होगी तो वो एएसपी हमारे ताबा होगा। आप बेखौफ होकर अपना काम आसानी से करवा सकते हैं और मुझे भी कुछ नए पुराने हिसाब चुकाने का मौका मिलेगा। साहिर ने खबासत से मुस्कुराते हुए अवेश शराजी को देखा। हाँ, बात में तो दम है तुम्हारी। एएसपी ऐसे ही हमारे काबू में आ सकता है। अवेश शराजी ने सोचते हुए कहा, क्या हुआ कल रात को? तुम तो बहुत खुश थी तुम। आज क्यों मेरे सनम की आंखों में उदासी झलकती हुई नजर आ रही है? कहीं अभी से तो टेंशन नहीं हो गई मैके छोड़कर ससुराल जाने की? हादी फ्रेश मूड के साथ सनम को देखते हुए कहने लगा। सनम ना यूनिवर्सिटी पहुंचकर हादी को अर्जेंट मिलने का कहा तो वो ऑफिस से सीधा यूनिवर्सिटी से सनम को एक एक करके करीब रेस्टोरेंट में ले आया। आदि मैं बहुत परेशान हूँ। आज सुबह भाई भाभी वापस आ गए। डैड ने हमारे रिश्ते के बारे में भाई को बताया तो इनका रिएक्शन हमारे रिश्ते को लेकर बहुत बुरा था। आपको नहीं पता डैड और भाई के दरमियान कितनी तल्ख़ कलामी हुई है। भाई बहुत गुस्से में है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सनम ने सारी रवादार हादी को सुनाई। सनम की आंखों से परेशानी साफ झलकती हुई नजर आ रही थी। वाह, यानी साले साहब फुल एक्शन में है, मज़ा आएगा अब तो। हादी ने जैसे इसकी बात को एंजॉय करते हुए मुस्कुरा कर कहा, आप मुस्कुरा रहे हादी, और यहाँ मेरी जान पर बनी हुई। आपको एहसास नहीं है हमारे रिश्ते को लेकर हमारे घर में कितनी टेंशन का माहौल हो गया है। सनम को रोना आया तो हादी की मुस्कुराहट समटी। इसने टिश्यू लेकर सनम की तरफ बढ़ाया। यहाँ पब्लिक प्लेस में मैं तुम्हारे आंसू साफ नहीं कर सकता। ये लो सनम, आंसू साफ करो और यहाँ देखो मेरी तरफ। हादी ने टेबल पर रखा हुआ सनम का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। माविया ऐसा कुछ नहीं करेगा, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मेरा साथ होगी तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ओके? हादी ने सनम को यकीन दिलाते हुए कहा। शाम में ज़ैन और हूर माविया और हया से मिलने आए। खिज़र और नाइमा भी हॉल में मौजूद थीं। नाइमा ने साजिदा से कहकर माविया को रूम से बुलवाया तो वो भी आ गया। ज़ैन और हूर से मिलकर वहीं इनके दरमियान सोफ़े पर बैठ गया। हया को रूम से निकलने के बाद वो तब से दोबारा रूम में नहीं आई थी। अभी भी वो ज़ैन और हूर के बीच में ज़ैन से चिपकी हुई बैठी थी। अब माविया को खा जाने वाली खानखार नज़रों से घूर रही थी। माविया ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली, फिर ज़ैन से बातों में लग गया। ज़ैन और रूह के आ जाने से सुबह की तलख़ी का असर ज़ाहिर हुआ। सब बातों में मसरूफ़ हो गए। जब इन दोनों ने इजाज़त लेनी चाहिए तो हया बोल पड़ी, रुकिए बाबा, मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ, आपके साथ ही जाऊँगी। आपको और मम्मा को बहुत मिस किया मैंने। अंकल मैं चली जाऊँ ना? हया ने ज़ैन को बोलते हुए मासूमियत से खिज़र की तरफ देखकर इजाज़त ली। बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? वैसे भी मरी जाने से पहले प्रोग्राम बन रहा था हया का तुम्हारी तरफ, जाओ पैकिंग कर लो। हया के साथ ही ज़ैन और हूर भी खुश हो गए। एक मिनट, आज ही अरसल की कॉल आई थी। इसने हमें कल डिनर पर इनवाइट किया है। कल तो उसके घर दावत है हम दोनों की। माविया ने खिज़र की इजाज़त पर इसे जाता हुआ देखकर एकदम बोला। हया इसको देखकर गुस्से में खौलती रह गई। कोई बात नहीं, अरसल से एक्सक्यूज़ कर लो। हया मिस कर रही है ज़ैन और हूर को। खिज़र ने माविया को देखते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, हया फिर आ जाएगी। माविया, हया को इस वीकेंड पर छोड़ देना हमारे पास। ज़ैन ने मुँह बनाती हया की शोल्डर के गिर्द हाथ रखकर प्यार से हया को देखा, फिर माविया को कहा, जी अंकल, अगर अरसल के यहाँ नहीं जाना होता तो हया ज़रूर चली जाती। इसका प्रोग्राम मैं पहले भी कैंसिल कर चुका हूँ तो अभी भी मुझे मुनासिब नहीं लग रहा दोबारा मना करते हुए। माविया ने मज़ीद वजाहत देकर ज़ैन को मुतमईन किया। नहीं, ज़रूरत भी नहीं है प्रोग्राम कैंसिल करने की। यही दिन होते हैं घूमने फिरने के। हया को देख लिया यही बहुत है। वीकेंड पर तुम भी आना, बल्कि खिज़र भाई, नाइमा भाभी, आप सब आइएगा हमारी तरफ। उनने भी हया को प्यार करते हुए कहा, सबको अपने घर में दुआ किया। हाँ ज़रूर, अब तो आना जाना लगे रहेगा, हम ज़रूर आएंगे। नाइमा ने खुशदिली से दावत कबूल करते हुए कहा। ज़ैन और हूर चले गए तो हया को मज़ीद गुस्सा आया। अब तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथ क्या करती हूँ? जो हया सोचते हुए वहीं सोफे पर बैठ गई। माविया इसके तपे हुए चेहरे पर एक नज़र डालकर कार की कीस लेकर बाहर निकल गया। रात का खाना खामोशी से खाया गया। माविया भी वापस आ गया। इसने टेबल पर सबके साथ बैठकर खाना खाया। खैज़र ने भी कोई ख़ास बात नहीं की। खाने के बाद माविया के मोबाइल पर डीएसपी अख्तियार की कॉल आई तो वो लॉन की तरफ आ गया। सर, अवेश शराजी के घर से हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे अवेश शराजी के अलावा भी दूसरे कुछ ऐसे छुपे हुए नाम हैं जो मंजर आम पर आ सकते हैं। मैं 1-2 दिन में आपको पूरी रिपोर्ट तैयार करके इन्फॉर्म करता हूँ। गुड जॉब माविया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, पूरी रिपोर्ट तैयार करो। जब तक मैं ऊपर कमिश्नर साहब को तफसीलात से आगाह करता हूँ। डीएसपी इफ्तिखार से बात करके वो अपने बेडरूम में पहुँचा। रूम में पहुँचकर वो बेड पर लेटा तो उसने हाथ गैर इरादी तौर
पर अपने बराबर वाले तकिए पर रखा। जैसे तकिया उठाकर देखा तो पहले तो चौंका, फिर कुछ सोचकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ये पहली मुस्कुराहट थी जो पूरे दिन में इसके चेहरे पर आई थी। फिर गर्दन मोड़कर इसने चेहरे का रुख ड्रेसिंग रूम की तरफ किया, जहाँ की लाइट ऑन थी, यानी हया ड्रेसिंग रूम के अंदर थी। शेरनी ज़ेरे लब बड़बड़ाकर वो दोबारा अपने तकिए पे लेट गया। थोड़ी देर में ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला तो हया बाहर आई। माविया की बेसाख्ता नज़र हया पर गई। वो इसे इग्नोर करके ड्रेसर की तरफ आई, हाथ में बॉडी लोशन की बोतल लेकर बेड पर आई। रेड कलर के स्लीवलेस नाइटी में वो बिजलियाँ गिराती हुई बेड के करीब आई। माविया ने उभरू उचकाकर इम्प्रेस होने वाले स्टाइल में इसको देखा। वो एक अदा से बेड पर बैठ गई और नज़ाकत से अपने दोनों पाँव ऊपर किए। थोड़ी सी नाइटी पाँव से ऊपर सरकाई तो गोरी गोरी पंडलियाँ नुमायाँ हुई। माविया जो कि लेटा हुआ था, एक कहनी बल उठाकर बैठ गया और लाइव शो बड़े हैम से देखने लगा। हया बड़ी नज़ाकत से लोशन से अपने पाँव पे मसाज कर रही थी और माविया इसके हाथों की हरकत को गौर से देख रहा था। हया ने किन आँखों से माविया को देखा, फ़ौरन नाइटी नीचे की। अब वही अमल बार-बार अपनी दोनों बाजू पर दोहराने लगी। माविया मुस्कुराहट दबाकर खिसक कर इसके करीब आया और इसकी कमर तक आते खुले बालों को देखकर आहिस्ता से इसके बाल शोल्डर पे एक साइड पर किए। नाइटी का पीछे खुला गला काफ़ी डीप था। बीबी इतना जुल्म क्यों अपने 2 टके के पुलिस वाले पर? ये गरीब इंसान तो पहले ही तुम्हारी अदाओं का घायल है, फिर इतना तड़पाने का मतलब? माविया ने अपने होंठ इसकी कमर पर रखते हुए कहा। हया ने एक झटके से बाल पीछे किए। पीछे हटकर बैठो। हया मगरूराना अंदाज में गोया हुई। अब पीछे हटने के काबिल कहाँ छोड़ा है तुमने? वो हया के सामने आया और उस पर ऊपर झुकने लगा। हया ने इसके सीने पर अपनी शहादत की उंगली रखकर इसे पीछे किया। 1 मिनट, तुमने आज मुझे अपने बेडरूम से हाथ पकड़कर बाहर निकाला था ना? हया ने इसको दोपहर वाला किस्सा याद दिलाया। बेडरूम से ही निकाला था ना, दिल के रूम से थोड़ी। वो हया की उंगली अपने सीने से हटाकर उंगली चूमता हुआ अपने होठ हया के होठों के करीब लाया। हया ने दोबारा इसके होठों पर अपनी उंगली रखकर इसे पीछे किया। तुमने जब मुझे रूम से निकाला तो मुझे बहुत बुरा लगा। अब तुम दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो। हया इससे फासले कायम करके बैठी और बहुत मासूमाना अंदाज में माफ़ी मांगने की फरमाइश की। ओह, तो अब ये समझा, ये जज्बाती मार दोपहर वाली बात का बदला है। इंटरेस्टिंग यार। माविया आप मुस्कुराकर हया को देख रहा था, जिस पर हया तब गए। मैं सोने लगी हूँ, लाइट बंद करो। हया के फेस एक्सप्रेशन एकदम सख्त हुए। इसने कंफर्ट ओढ़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अरे जानम, रुको तो, इतनी मेहनत की तो माफ़ी नहीं मंगवाओगी? चलो डील करते हैं। मुझे अपने घुटनों पर टेक कर, मेरा मतलब है जब मैं माफ़ी मांगूंगा तो यकीनन तुम्हारा बदला पूरा होगा, लेकिन मेरी माफ़ी मांगने के बदले मुझे भी कुछ चाहिए होगा। माविया ने इसके नाजुक से सरापे पे भरपूर नज़र डालकर कहा, माफ़ी हाथ छोड़कर मांगोगे? हया इन दोबारा मकरूनावाना अंदाज में अपनाते हुए कहा। माविया इसकी अदा पर दोबारा मुस्कुराया। अगर मैंने तुम्हारा कहा पूरा किया तो तुम मुझे बदले में किस करोगी यहाँ? माविया ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा। और अपनी शर्त जीतने के बाद अगर तुम किस करने से मुकर गई, फिर जो मैं करूँगा वो किससे थोड़ा ज़्यादा होगा। माविया की आंखों में नाचती शरारत को इग्नोर करके हया ने आंखें ऊपर घुमाई। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो। हया ने अब बेजारी से घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। माविया ने इसके दोनों हाथ थामकर इनको माफ़ी मांगने वाले स्टाइल में मिलाया। आई एम रियली सो वेरी सॉरी बेबी, मैं दोपहर वाले रवैये के लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। मेरे नहीं, अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो। हया ने इससे अपने हाथ छुड़ाकर घूरते हुए कहा, यह गलत है। तुमने कहा था हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो, ये नहीं कहा किसके हाथ जोड़कर। अब मैंने अपना किया पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है जानम। कहने के साथ ही माविया बेड पे गिरने के अंदाज में लेटा और हया का हाथ खींचकर इसे अपने ऊपर गिराया। किसमी वो हया के होठों को देखकर संजीदगी से कहने लगा, ये फाउल है, मैंने तुम्हें तुम्हारे हाथ छोड़ने के लिए कहा था। हया को गुस्सा आया और अपना आप छुड़ाते हुए बोली, पर माविया मुराद ने तो आज तक किसी के आगे आगे अपने हाथ नहीं छोड़े। माविया ने कहते हुए करवट ली। अब हया नीचे थी और माविया इसके ऊपर झुका हुआ था। अब बताओ किस करोगी या नहीं? माविया ने संजीदगी से हया से पूछा। बिल्कुल भी नहीं। हया ने कहने के साथ ही अपना हाथ तकिए के नीचे डालकर पेपर स्प्रे, काली मिर्च का स्प्रे निकालना चाहा, जो कि इसको नहीं मिल रहा था। माविया ने इसकी गर्दन पर अपने होठ रखते हुए इसके शोल्डर पर नाइटी का रिबन खींचा। हया ने जल्दी से दूसरे तकिए के नीचे हाथ से स्प्रे टटोला, मगर वो वहाँ भी मौजूद नहीं था। हया का प्लान भी यही था कि आज वो माविया से हाथ जोड़कर अपने सामने माफ़ी मंगवाएगी। इसके बाद अगर इसने कोई लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की तो हथियार के तौर पर इसने पेपर स्प्रे पहले ही तकिए के नीचे छुपा दिया था। मगर इसके प्लान में कुछ गड़बड़ हुई। दूसरी तरफ माविया की जरारतें बढ़ती गई। माविया पीछे हटो प्लीज़। हया के तड़प के कहने पर माविया ने अपना सर उठाया और अपना ट्राउज़र की पॉकेट से स्प्रे निकाला। क्या हुआ बेबी, कहीं ये तो नहीं ढूंढ रही थी? माविया ने मुस्कुराहट दबाकर पेपर स्प्रे इसकी आंखों के आगे लहराया। हया शौक की कैफियत में रह गई। ये तुम्हारे पास कैसे
हया ने हलक से थूक निकलते हुए कहा। जैसे इसके हाथ से स्प्रे की बोतल झपटनी चाहिए, माविया ने इतनी ही फुर्ती से स्प्रे की बोतल दूर फेंकी। नो तो मिसेस माविया मुराद, मैं आज आपके हुस्न को खराश पेश करता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। वो अब इसके दूसरे शोल्डर के रिबन पर अपनी उंगलियां अटका कर पूछ रहा था, जो ज़रा सा खींचने पे खुल जाता। नहीं प्लीज़ माविया, प्लीज़। हया अब रो देने वाली हुई। अतः जब हौसले कम हो तो इतनी बड़ी बड़ी जुरातें ज़रारतें नहीं करनी चाहिए, महँगी भी पड़ सकती हैं। अब वो नरमी से समझाता हुआ इसके आँसू साफ़ करने लगा। जाओ जाकर चेंज कर आओ। मावी अपनी जगह पर लेटता हुआ बोला। वो उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी और काफ़ी देर बाद बाहर आई, जब इसे यकीन हो गया कि वो सो गया है। आज हादी ऑफिस के लिए लेट हो गया था। बिलाल सुबह ही निकल चुका था। हादी अपनी कार ऑफिस के पार्किंग एरिया में खड़ी करके बाहर निकला तो सामने से माविया आता दिखाई दिया। वो चेहरे पर गुस्सा लिया इसी की तरफ बढ़ रहा था। हादी ने इसको देखकर सर झटका और अपने कदम आगे बढ़ाए। दोनों आमने सामने खड़े हुए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बहन से दूर रहना, शायद तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। माविया ने हादी के सामने आते कड़े तेवरों के साथ संजीदगी से हादी को मुखातिब करते हुए कहा, यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं जिस लड़की से शादी के लिए सीरियस होता हूँ तो बिल्कुल ही सीरियस हो जाते हो। हादी ने इसकी संजीदा बात को मजाक कर देते कहा। इसकी बात माविया के गुस्से को मजीद हवा दे गई। माविया ने इसका गिरबान पकड़ना चाहा। हादी ने इसका इरादा भांप कर इसके दोनों हाथ झटके। अभी तुम्हारी पहली गलती के खाते नहीं खोले, तुम दूसरी गलती करने चले हो। बहुत सोच समझ के मेरे गिरबान पर हाथ डालना माविया मुराद, कहीं तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ बहन की सूरत बहुत ज़्यादा महंगी ना पड़ जाए। अब के हादी के अंदाज में मजाक का शायबा तक न था। देखो हादी, मेरी बहन का सारे मामले से कुछ लेना देना नहीं है, वो बहुत मासूम है, इसको अपने और मेरे बीच में मत लाओ। तुम्हें जो कोई भी बर्खाश है मुझसे है, तुम मर्दों की तरह मुझसे बदला लो। माविया ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए संजीदगी से हादी से कहा, एएसपी माविया मुराद, मैं तुम्हारी बहन को बीच में नहीं लाया। बीच में आने की तुम्हारी पुरानी आदत है। पहले तुम मेरे और हया के बीच में, अब तुम मेरे और सनम के बीच में आ रहे हो। और वो कहावत तुमने सुनी होगी, एवरीथिंग इज़ फेयर लव एंड वॉर। तुमने अपना प्यार हासिल करने के लिए जो तुम्हें ठीक लगा वो तुमने किया। अब मेरी बारी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुमने प्यार के लिए सब कुछ किया, जबकि मैं जो करूँगा वो सिर्फ इंतकाम होगा। इसे मेरी तरफ से जंग का समझना। तुमने एक थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा था ना, अब तुम सारी ज़िंदगी इस बात के लिए पछताते रहोगे। हादी ने इसको बोला तो माविया लब बीच कर रह गया। अगर तुमने सनम को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया या मेरी बहन को कोई भी तकलीफ देने का सबब बने तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हादी मसूद, ये तुम अच्छी तरह जान लो। तुम्हारी भलाई इसी में कि तो खुद अपने कदम पीछे हटाओ, वरना अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, माविया ने संजीदगी से इसको वार्न किया। ये पुलिस की वर्दी पहनकर तुम अपनी गुंडागर्दी मुझ पर नहीं दिखा सकते। डरता नहीं हूँ मैं माविया तुमसे। और आज मेरी बात याद रखना, तुम अपनी बहन की आंखों में जब जब आंसू देखोगे तुम्हें मैं याद आऊँगा। यहाँ मेरे सामने होकर खड़े होकर वक़्त ज़ाया नहीं करो, जाकर अपनी बहन को बचाने की तदबीर सोचो। हादी के जुमलों पर माविया का दिल चाहा कि वो अपनी पिस्टल निकालकर इसी वक्त इसी को शूट कर दे। इसने जब से अपनी मुठ्ठियाँ बंद की, तुम देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। माविया कहता हूँ वहाँ रुका नहीं, बल्कि वहाँ से चला गया। नहीं माविया मुराद, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसने माविया को जाता हुआ देखकर कहा और अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल कर सनम का नंबर मिलाया। माविया अपनी कार की तरफ आके बैठकर के कार स्टार्ट कर दी। कुछ ना कुछ इस आदि का करना पड़ेगा बहुत जल्द, मगर इससे पहले वाकई सनम के लिए सोचना ज़रूरी है। ड्राइव करते हुए माविया ने सोचा और पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर सनम का नंबर मिलाया, मगर नंबर बिजी था। माविया ने अपना सर झटका और कार का रुख यूनिवर्सिटी की तरफ किया। वैसे भी माविया का मोबाइल बजने लगा। एएसपी माविया मुराद स्पीकिंग। डीएसपी इफ्तिखार का नंबर देकर माविया ने कहा, हाँ माविया, वो अवेज शिराजी के खिलाफ जो भी एविडेंस हमारे पास है इसके मुतालिक डिस्कस करना है। फ़ौरन हेडक्वार्टर आकर रिपोर्ट करो। डीएसपी इफ्तिखार ने माविया को फौरी आने का कहा। सर बिल्कुल इस वक्त, मेरा मतलब है मैंने कल कहा था ना, मैं 2 दिन के अंदर। माविया ने कहना चाहा। एएसपी माविया मुराद, आप इस वक्त ऑन ड्यूटी और आधे घंटे के अंदर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करें, अंडरस्टैंड। डीएसपी इफ्तिखार ने दोबारा अपनी बात दोहराई। यस सर। माविया ने अपनी गाड़ी का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए कॉल डिस्कनेक्ट की। कल रात माविया की बढ़ती हुई जसारतें इसे अच्छा खासा शर्मिंदा कर गई। पता नहीं क्या सोच रहा होगा फजूल में मेरे बारे में। बिला वजह मैं वाहियात सी नाइटी पहन ली थी। मैंने भी कुछ न करके भी क्या कुछ कर गया वो 2 टके का पुलिस वाला। वो लॉन में टहलते हुए सोच रही थी और रात का मंजर सोचकर एक बार फिर इसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। कल रात जब इसे यकीन हो गया कि माविया सो गया तो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। सुबह भी वो माविया के जागने से पहले रूम से बाहर निकल गई। नाश्ते की टेबल पर भी इसने पूरी कोशिश की कि वो माविया से नजर न मिलाए। वो चहलकदमी करते हुए
हुए लॉन के बैक साइड पर आई। इसकी नज़र सामने दरख्त पर गई तो गौर से देखने लगी। किसी काम से बाहर आती साजदा ने पुकारा तो वो चौंकी। यहाँ क्या कर रही हैं हाया बीबी आप? साजदा ने इसे देखकर कहा। कुछ नहीं, ऐसी बोर हो रही थी तो यहाँ आ गई। वो क्या है साजदा? हाया ने दरख्त के ऊपर हाथ के इशारे से पूछा। अरे ये तो शहद की मक्खियों का छत्ता है। कितनी दफ़ा गफ्फार माली से कहा इसको साफ़ कर दो मगर वो सुनता ही नहीं है। साजिदा अपनी ही धुन में इसे बताए जा रही थी और हया की नज़र अपने सामने बेडरूम की खिड़की पर पड़ी तो शरारती मुस्कुराहट इसके चेहरे पर रक्स करने लगी। कल रात माविया मुराद ने शेरनी को लाल पीला किया था ना, आज रात लाल पीला होने की बारी तुम्हारी है डोडा के पुलिस वाले। हया ने मुस्कुराते हुए सोचा। साजदा ऐसा करो गफ़ार को भेजो, मुझे कुछ चीज़ें मंगवानी है और घर में कितने कितने गेस्ट रूम हैं? हया ने साजदा से पूछा। दो हैं हया बीबी। क्यों, कोई मेहमान आने वाला है? हाँ मेरी दोस्त आने वाली है। तुम ऐसा करो एक गेस्ट रूम की सफाई कर दो, साफ बेड कवर बिछाओ और कम्फर्ट रख दो। हया ने साजदा को कहा। हादी बता भी दें हम कहाँ जा रहे हैं? सनम ने हादी से तीसरी बार पूछा। वो हर बार सनम को टालकर इससे कोई दूसरी बात करने लग जाता। आज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी मगर हादी ने इसे सिर्फ करके यूनिवर्सिटी से बाहर आने को कहा। ना चाहने के बावजूद सनम इसकी नाराज़गी के डर से अपनी इंपॉर्टेंट क्लास मिस करके इससे मिलने के लिए आई। तो यानी आप नहीं बताने वाले कि हम कहाँ जा रहे हैं? आंखों में नाराज़गी का तासुर सनम ने एक दफ़ा और पूछा। तुम्हें अगवा करके ले जा रहा हूँ। हादी ने सनम का हाथ थामते हुए स्ट्रिंग पर रखा और उसकी बात का जवाब दिया। फिर इसको देखकर मुस्कुराया। हादी आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर था जो मैं मिस कर कर आई हूँ? सनम ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। हादी ने जताती हुई नज़रों से इसको देखा। आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है हादी, मगर मैं इस तरह मैं फ़ेल हो जाऊँगी। सनम ने घूर कर हादी से कहा। कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत कर लेना, लेकिन अगर आज मैं फ़ेल हो गया तो दोबारा मेहनत करने का मौका न ना मिले शायद। हादी ने एक फ्लैट के आगे गाड़ी रोकते हुए कहा। क्या मतलब, आप कैसे फ़ेल हो गए? सनम ने इसको देखते हुए पूछा। बाहर निकलो फिर समझाता हूँ। हादी ने अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर सनम से कहा। ये कहाँ लेकर आए हैं आप मुझे? किसका फ्लैट है? सनम ने फ्लैट के बाहर दरवाजे पे खड़े होकर सनम ने हादी से सवाल किया। एक दोस्त का फ्लैट है, अंदर तो आओ। हादी के कहने पर सनम फ्लैट के अंदर आई तो हादी ने दरवाज़ा बंद किया। सनम थोड़ा हिचकिचाकर सोफे पे बैठ गई। नहीं यहाँ नहीं, इस रूम में चलो। हादी ने इसको सोफे पे बैठते हुए का देखा तो कहा। सनम ने दूसरे रूम में कदम रखा तो वो बेडरूम था। सनम ने वहीं खड़े होकर बेडरूम का मुकम्मल जायज़ा लिया। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सनम को अपने पीछे से हादी की आवाज़ सुनाई तो इसने पलट कर देखा। वो इसके बहुत करीब खड़ा था। हम यहाँ क्यों आए हैं हादी? सनम ने अपनी उंगलियां मोड़ते हुए उलझन ज़दा नज़रों से हादी को देखते हुए सवाल किया। बताया तो था, कार में तुम्हें अगवा करके लाया हूँ। हादी ने इसके चेहरे पर आए हुए बालों को कानों के पीछे करते हुए संजीदगी से कहा। मैं सीरियस हूँ हादी, आपको मजाक सूझ रहा है? सनम ने हादी को संजीदगी से देखते हुए कहा। तुम्हें किसने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरे चेहरे के तासुरात से मैं तुम्हें मजाक करता हुआ लग रहा हूँ? हादी अब भी संजीदगी से सनम को देखते हुए पूछने लगा। इसकी बात पर सनम कुछ भी नहीं बोली। यहाँ बैठो। हादी इसका हाथ थाम कर बेड पर बिठाते हुए बोला। सनम को बेड पर बिठाने के बाद हादी ने बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और उसके पास आकर बैठा। दोबारा सनम का हाथ अपने हाथों में लिया। प्यार करती हो मुझसे? हादी अचानक सनम से सवाल किया। आप जानते तो हैं फिर इस सवाल का मतलब? सनम ने झिझकते हुए कहा। तो फिर जो मैं मांगूंगा वो तुम आसानी से दे दोगी, मुझसे प्यार जो करती हो? हादी ने इसका दूसरा हाथ थामते हुए सवालिया नजरों से सनम की तरफ देखा। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सनम को घबराहट होने लगी जिसकी झलक इसके चेहरे पर साफ नुमाया थी। जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में समझा दूंगा। ये बताओ, एतबार करती हो मुझ पर? हादी ने इसके हाथ जोड़कर चेहरा थामा और आंखों में झांकते हुए पूछा। सनम ने इस बात में सर हिलाया। इतने में हादी का मोबाइल बजा। इसने नंबर देकर कॉल रिसीव की। हाँ मैं पहुंच गया हूँ, तुम लोग कहाँ हो? ठीक है मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। कॉल काट कर हादी उठने लगा। हादी सनम के बोलने पर इसने सनम को देखा। बहुत से सवालात इसकी आंखों में मौजूद थे। इंतज़ार करो, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। वो सनम का गाल थपथपाता हुआ उठ गया और रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। सनम ही बैठकर इसका इंतज़ार करने लगी। चंद मिनट गुजरने के बाद हाथी आया और दरवाज़ा दोबारा बंद किया। मिस सनम, आज तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुमसे कहा था मुझे कुछ चाहिए। तो सनम मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ज़िंदगी भर के लिए। अभी थोड़ी देर में हमारा निकाह है, बोलो तुम राज़ी हो?
हादी ने अचानक सनम के सर पर बम फाड़ा। वो हैरतज़दा होकर फटी-फटी आँखों से हादी को देखे गई। हादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा निकाह इस तरह, मगर क्यों हादी? सनम की आँखों में कई सवालात हिलकोरे ले रहे थे। देखो सनम, बात सिंपल सी है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल करना चाहता हूँ। इसी वजह से ये सब कर रहा हूँ। तुम्हारा भाई हमारी शादी कभी भी नहीं होने देगा। ये तुम लिख के रख लो, बगैर निकाह के मैं तुम पर कोई हक नहीं रखता। अगर हमारा निकाह हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं फ़ैसला तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम मेरा साथ उम्र भर के लिए चाहती हो तो बता दो, अगर नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर कर आ जाता हूँ। मगर फिर इसके बाद हमारी शादी के चांसेस मुश्किल हैं। बताओ क्या फ़ैसला है तुम्हारा? हादी ने सनम को सारी बात समझाते हुए फ़ैसले का हक सनम पर छोड़ा। हादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूँ? आपने बहुत मुश्किल में डाल दिया है मुझे। सनम इस वक़्त रो देने वाली हो गई। हादी से शादी वो करना चाहती थी, मगर इस तरह इसने सोचा न था। ये इंतहाई बड़ा कदम था। यहाँ देखो सनम, मेरी तरफ तुम्हें मेरा साथ उम्र भर के लिए चाहिए। सनम ने हादी की बात पे इस बात में सर हिलाया। तो फिर चलो। हादी ने इसे दोनों बाजू से पकड़ कर खड़ा किया और उसका दुपट्टा इसके सर पर उड़ाया। सनम ने हादी को देखा तो वो मुस्कुराया, मगर वो इतनी शौक थी कि मुस्कुरा भी ना सकी। आओ मेरे साथ, हादी ने कहा और सनम इसके साथ रूम से बाहर आ गई। बाहर हादी के चंद दोस्त मौलवी साहब बैठे हुए थे। हादी के कहने पर निकाह शुरू हुआ। हादी के इशारे पर दूसरा दोस्त इस मंजर की वीडियो बना रहा था। सनम ने कांपते हुए हाथों के साथ निकाहनामे पर साइन किया। ये बहुत बड़ा कदम था जो इसने अपने माँ बाप और भाई के बिना उठाया था, इसलिए काफ़ी डरी हुई थी। निकाह मुकम्मल हुआ तो सनम हादी के इशारे पर वापस रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद हादी अपने दोस्तों से फारिग होकर रूम में आया तो सनम अभी भी दुपट्टा सर पर उड़े बेड पर बैठी थी और मुसलसल अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। हादी इसके पास आकर बैठा तो सनम ने अपना सर झुका लिया। हादी ने थोड़ी थाम कर सनम का चेहरा ऊपर किया। सनम ने नर्वस होकर अपनी आंखें झुका ली। तुम ठीक हो? हादी ने इसको नर्वस होता देखकर पूछा, जिसका जवाब सनम ने आंखों के इशारे से दिया। कैसा लग रहा है सनम? मुराद से मिसेस हादी मसूद तक का सफ़र। हादी ने इसके हाथों को थामते हुए पूछा, जो कि ठंडे पड़े हुए थे। हादी ने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में छुपाकर गरमाइश फराहम करनी चाहिए। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हादी ने सनम के चुप रहने पर दोबारा इस्तफादा किया। मैंने निकाहनामे पे साइन करके आपको अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है हादी। मॉम डैड भाई से छुपकर इस तरह का निकाह, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल और बड़ा कदम था, मगर मैंने आपके खातिर कदम उठाया। प्लीज़ आप हर कदम पर मेरे हम कदम रहिएगा, वादा करें मुझसे। सनम की आँखों में थोड़ी देर पहले वाली डर की जगह अब उम्मीदों के दिए जलने लगे थे। शायद कुछ देर पहले निकी के मुक़द्दस बंधन में बंधने के बाद इसे हादी से उम्मीदें वाबस्ता हो गई थीं। सनम, मैंने तुमसे निकाह किया है, मनकूहा हो तुम मेरी, इसलिए हर कदम पर तुम्हें मेरा हम कदम रहना और मेरा साथ देना। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। हादी ने इसका हाथ अपने होठों पर लगाते हुए कहा, और कुछ मांगो तो वो भी दोगी? हादी के इसके सर से दुपट्टा उतारते हुए पूछा। सनम इसकी नज़रों का मफ़हूम समझ कर फिर से चेहरा नीचे झुका गई। हादी ने इसका चेहरा दोनों हाथों से थामकर ऊपर किया और अपने चेहरे के करीब लाया। हादी प्लीज़, मैं घर जाना चाहती हूँ। सनम फौरी तौर पे इस सब के लिए तैयार नहीं थी। यूँ अचानक निके ही इसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। ओके जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ओके आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हादी ने इसके चेहरे से हाथ हटाकर इसका दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा और उठकर कमरे से बाहर चला गया। कहाँ से आ रही हो तुम? सनम के घर पहुँचते ही माविया ने सवाल किया। यूनिवर्सिटी से। सनम की ज़बान झूठ बोलने की वजह से लड़खड़ा गई लगी। फ़ोन क्यों बिज़ी था तुम्हारा? माविया ने दोबारा तशवीशी अंदाज बरकरार रखते हुए पूछा। फरिया नहीं आई थी तो इसकी कॉल आ रही थी। सनम नज़र झुकाकर मुजरमाना अंदाज में माविया को देखने लगी। मोबाइल दिखाओ अपना। माविया की बात सुनकर सनम की सांस रुक गई। इसने सर उठाकर माविया को देखा। माविया बहुत गौर से सनम का झट पड़ता चेहरा और उसकी आंखों में खौफ देख रहा था। भाई, वो मोबाइल की बैटरी। खौफ के मारे सनम की ज़बान इसका साथ नहीं दे रही थी। सनम, मोबाइल दो अपना। मोबाइल। माविया ने सनम को घूरते हुए अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। सनम ने सुस्त हाथों से अपना मोबाइल माविया की तरफ बढ़ाया। माविया ने सनम को देखते हुए मोबाइल इसके हाथ से लिया। पासवर्ड बताओ। माविया ने सनम को देखे बगैर मोबाइल को देखते हुए सनम से पूछा। लाइए भाई, मैं डाल देती हूँ। सनम ने नज़रें चुराते हुए माविया से कहा। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि माविया के सामने इसे अपनी रूह फना होती हुई महसूस हो रही थी, और आज पहली दफ़ा माविया इससे इस तरह बास परस कर रहा था। सनम, पासवर्ड बताओ। अब माविया सनम को हाथ आंखें दिखाता हुआ इससे पूछने लगा। हादी। सनम ने एक सांस में आंखें बंद करते हुए पासवर्ड की स्पेलिंग बताई और साथ ही वो बुरी तरह कांपने लगी। माविया ने दोनों लम पीच कर इसको घूर कर देखा और अपने आप को सख्त अल्फाज कहने से बाज रखा। मोबाइल में पासवर्ड डालकर कॉल लॉक खोला तो वो क्लियर था। हिस्ट्री भी सारी डिलीट थी। माविया ने गुस्से से भरी निगाह सनम पर डाली। वो अभी तक आंखें बंद किए हुए कांप रही थी।
सनम को घर छोड़ने से पहले हादी ने इसका मोबाइल मांगा था, जो सनम ने गायब दिमागी में इसको थमा दिया था। हादी ने सारी कॉल हिस्ट्री की और अपने मैसेज क्लियर कर दिए थे। इस बात का सनम को पता भी नहीं था। मेरी बात कान खोलकर सुन लो सनम, माविया ने सनम का बाजू सख्ती से पकड़ते हुए कहा। तो सनम ने आंखें खोलकर माविया को देखा। जो तुम चाह रही हो या जो डैड चाह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपने दिल और दिमाग दोनों में ही बात बिठा लो। कॉल रिकॉर्ड निकालवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इस मोबाइल का आइंदा गलत इस्तेमाल होते ना देखूं। कल से तुम्हें मैं खुद यूनिवर्सिटी लेकर जाऊंगा और वापस लेकर आऊंगा। और आखिरी बात, इस मोबाइल का पासवर्ड फ़ौरन चेंज करो। इस नाम को अपने ज़हन से खुरिश दो, वरना ये काम मैं खुद करूँगा। जाओ और रूम में अपने। सनम ने दुख भरी नज़र माविया पे डाली, अपने रूम में चली गई। अपने मोबाइल से इसका नाम कैसे हटा दूँ, जिसका नाम मैं आज अपने नाम के साथ जोड़कर आ रही हूँ। सनम ने आँखों में आई नमी को साफ करते हुए सोचा। आ गए अपनी बहन से तशवीश करके। माविया जैसे ही रूम से दाखिल हुआ, हया का तंज भरा तीर उड़ता हुआ आया। इस वक्त जितना संजीदा मूड में था, मगर अपनी शेरनी का अंदाज और एतवार देकर इसका मूड एकदम फ्रेश हो गया। वो सामने सोफे पर दोनों पाँव ऊपर किए हुए मैगजीन के वर्क उलट रही थी। बेबी, मेरे साथ रहकर तुम्हें भी मेरा रंग चढ़ गया। आखिर हो ना पुलिस वाले की बीवी, सारी इधर उधर की खबरों पर नजर रहती है तुम्हारी। वो अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ सोफे पर इसके पास आकर बैठा। हया के पाँव का रुख इसकी तरफ था। एक्सक्यूज़ मी, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी जासूसी करने का या इधर-उधर की खबर रखने का। मैं वहाँ से गुज़र रही थी तो नज़र पड़ी, बिला वजह मैं अपनी बहन पर रोब झाड़ रहे थे। और एक वो है सनम, पता नहीं इतना डरती क्यों है तुमसे। हया ने मैगज़ीन एक तरफ रखते हुए माविया की गलतफ़हमी दूर करने के साथ-साथ सनम पर ताज्जुब का इज़हार किया। क्यों, तुम नहीं डरती मुझसे? माविया इसको देखता हुआ संजीदगी से बोला। मैं क्यों डरूँगी तुमसे, और इस तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है मुझे। माविया की नज़रें काफ़ी देर तक खुद पर महसूस करके भला आखिर वो बोल पड़ी। कल रात तो डर गई थी ना? माविया अब भी गहरी नज़रों से इसको देखकर पूछ रहा था। माविया की बात सुनकर एक बार फिर हया का चेहरा लाल होने लगा। इसने अपनी नज़रें माविया पर से हटाकर मैगज़ीन दोबारा खोला। अपनी बहन से सवालात कर कर आके तुम्हारा पेट नहीं भरा जो अब यहाँ मेरा सर खाने लगे हो? हया ने इसकी बात को इग्नोर करके मैगज़ीन में देखते हुए कहा। ओ तो मिसेस माविया मुराद भी शर्माती हैं। माविया से पूरी शौक नज़रों से देखता हुआ बोला, मैं शर्माने वाली नहीं, शर्म दिलाने वाली हूँ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। हया के बोलने की देर थी। माविया ने इसकी दोनों टांगों को खींचकर सीधा किया। वो एक झटके से सीधा होकर सोफे पे भी गिरी। माविया इसके ऊपर झुका। ये क्या कर रहे हो तुम? हया ने चीख कर कहा। अभी तुमने ही तो कहा था अपने काम से काम रखो। वो हया के होठों पर झुकता हुआ बोला।